हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा, 2026 को बनाइए सीजीपीएससी सिलेक्शन ईयर। तो गोटुल एकेडमी द्वारा अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। हमारे एप्लीकेशन गोटुल कोचिंग क्लासेस में आपको सभी कोर्सेज पर अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अप टू 50% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है गोटुल कोचिंग क्लासेस, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर किसी को अगर कोई समस्या हो रही है तो आप दिए गए नंबर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल जो स्वस्थ हो, मस्त हो, आप एक सिलेक्शन ईयर की ओर आगे बढ़े। इसी के साथ गोटुल एकेडमी आप सभी को शुभकामनाएं देता है नव वर्ष की। और हमारे द्वारा जो अभी 1 मार्च से एक नया बैच, जो कि पेपर 4, 6 और 7, 4, 6, 7 पेपर मीन्स, ठीक है, मेंस पेपर 4, 6, 7 की अलग से सेपरेट बैच जो चालू होने वाली है 1 मार्च 2026 से। ठीक है, तो जिसको अलग से कोई कोर्स करना होता है मेंस का, पेपर 4 का, पेपर 6 का, पेपर 7 का, ठीक है, जो भी मेंस दे रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो 4, 6, 7 की क्लासेस आपको मिलेगी सेपरेट, यानी कि टॉपिक आपके सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा या फिर कंप्लीट पेपर वाइज। ठीक है, पेपर वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज दोनों क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी 1 मार्च से। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन जो है हम आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। और इसके अलावा ऑफलाइन के लिए हमारा एक ही ब्रांच है, कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच दयालबंद के बगल वाली गली में। देखिए कैनरा बैंक है, इसके जस्ट बगल वाली गली में हमारा मेन ब्रांच है यहाँ पे बिलासपुर में। इसके अलावा हमारा कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन जोड़ना है तो ऑनलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप गोटुल कोचिंग क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह मई। चूंकि हम लोग जनवरी से अप्रैल तक का पढ़ चुके हैं और वो सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। हमारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह मई। और ये जो करंट अफेयर्स है वो टॉपिक वाइज होगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी इसको मिल जाएगा। और ये जो आप पढ़ रहे हो इसका सारा पीडीएफ मंथ वाइज आपको सेपरेट ग्रुप में एक मिलेगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पे मिनिमम शुल्क है 60 रुपीज में जाकर के आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे मंथ वाइज आपको करंट अफेयर अवेलेबल है, जो बहुत मिनिमम फॉर्म में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर्स मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्यों के फैसलों से। पहला क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऐसा पहला राज्य है केरल। केरल ने अपनी आगामी शिक्षा के तहत 2 जून वर्ष 2 जून कक्षा 10वीं के सभी 4.3 लाख स्टूडेंट के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला राज्य बन गया है जहां पे रोबोट की शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि आपको रोबोटिक्स शिक्षा पढ़ना अनिवार्य है टेक्नोलॉजी देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले किस तरह की जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी। तो याद रखिएगा जातिगत जनगणना लास्ट टाइम 1931 में हुई थी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जनगणना नहीं हुई, जनगणना हुई थी पर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। भारत में साल लास्ट जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। और ऐसा कौन करवाता है जनगणना, तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा करवाया जाता है। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की यह 8वीं जनगणना है और टोटल 16वीं जनगणना है ना। इसकी स्थापना 1961 में, जो जनगणना आयोग की स्थापना रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना 1961 में हुई थी, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जनगणना जो विभाग है किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपका करंट अफेयर्स ही आ जाए, स्टेटिक जीके से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि चूंकि अब सीजीपीएससी यूपीएससी पैटर्न की ओर आगे बढ़ रहा है, तो आपसे ये ना पूछ कर क्या पूछ सकता है कूट में, यह गृह मंत्रालय का आता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी जनगणना रजिस्ट्रार कार्यालय की। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और या फिर टोटल अगर देखें तो 16 है ना। इसे कमिश्नर कौन है वर्तमान में, इसे कमिश्नर का नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण इसके कमिश्नर हैं। पहली बार जनगणना जो होगी डिजिटल मोड में होगी, यानी कि इस बार कोई भी कागज वाला काम नहीं होगा, सारा टैब में माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये पहली बार जनगणना है जो कि डिजिटल मोड में हो रही है। इसका सारा डिटेल आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है, पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग पढ़ाने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू है, बाकी पूरा डिटेल दिया हुआ है ना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना कॉलम के बगल में जातियों के नाम दिखाए जाएंगे। पहली बार ड्रॉप डाउन कोड किया जाएगा, अन्य कॉलम को भी जोड़ा जा सकता है उसमें, ऐसा होगा डिजिटल जनगणना के माध्यम से। कब होगी जनगणना? तो हर साल 10 साल के गैप में होता था। इस बार कोविड की वजह से जनगणना क्या हो गया, लेट हो गया। होना था 2021 में, 11 में लास्ट हुआ था, होना था 21 में, पर हो रहा है कब? 2026 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 27 में इसका रिपोर्ट आएगा। कोविड की वजह से ऐसा लेट हुआ। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। 1881 से 1931 तक कंटिन्यूअस जातिगत जनगणना हुई, पर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 में। तो 1939 में भी 1939 के बाद 1941 में जनगणना हुई थी, पर वर्ल्ड वार की वजह से उसको प्रकाशित नहीं किया गया, ठीक है। जाति का आंकड़ा जुटाया गया था, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है। तो 1940 में जनगणना हुई थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किए, ठीक है। फिर 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग उठाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में कई बार क्या हुए, सरकार लोग हेल्प नहीं किए, क्योंकि उस समय जो सूची था कागज के माध्यम से भरा जाता था, ठीक है, प्रपत्र सूची से भरा जाता था। लोग गलत आंकड़े दे देते थे, तो आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए थे। 1961 में फिर से प्रयास किया गया था, लेकिन वो आंकड़े मतलब काम के नहीं रहे, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद 2011 में जनगणना से अलग जातिगत सर्वेक्षण कराया गया था, 2011 में भी कराया गया था, लेकिन सामाजिक आर्थिक जातिगत आधारित सर्वेक्षण, यानी कि उसका नाम क्या दिया गया था? सोशल इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस, इसका नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें जातिगत जनगणना को प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानना, गरीबों की पहचान करना, जातियों का विवरण दर्ज करना। तो जातियों के विवरण दर्ज किए थे, पर कितने जाति थे ऐसा दर्ज नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है और आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में किन राज्यों ने जातिगत जनगणना कराया, ये आपसे काम का है। किन राज्यों ने जातिगत जनगणना कराया? तो कर्नाटक ने लास्ट 2015 में करवाया था, ठीक है। उसके बाद बिहार ने हाल ही में करवाया है 2023 में, ठीक है। और बाद तेलंगाना ने 2024 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी ऐसा कराने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और बोला कि अब खुद वो क्या करेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अगली जो जनगणना होगी 2026 में, उसी के साथ क्या होगा, आपका जातिगत जनगणना भी होगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा और क्या घाटा होगा, ये सारा डिटेल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी क्या करेंगे, जो भी देख रहे हैं, आपको ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में किसका इतिहास हटा दिया गया है? बड़ा फैसला लिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। तो मुगल, दिल्ली सल्तनत, मगध। तो इसमें याद रखिएगा ए और बी, यानी कि मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों का इतिहास हटा दिया गया, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री को ही लगभग खत्म कर दिया गया है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में शिवाजी का इतिहास भी आता है, तो वो सब चीज रखा गया है, पर मुगल और दिल्ली सल्तनत जो मेन जो है मिडिवल हिस्ट्री, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है नियुक्ति से, अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन चुने गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सही आंसर है अजय कुमार, ठीक है। यूपीएससी एक याद रखिएगा संवैधानिक निकाय है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा संवैधानिक, कौन सा वैधानिक, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय वे निकाय होता है जिसका उल्लेख किसका होता है? आर्टिकल में होता है, आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल में उल्लेख होता है, ठीक है। याद रखिएगा यूपीएससी की स्थापना जो थी 1 अक्टूबर 1925 को हुई थी, 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल रखना 6 वर्ष और 65 वर्ष का होता है, ठीक है। आर्टिकल 315 किस संबंधित है? लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग प्लस राज्य सेवा आयोग दोनों उसका उल्लेख है। याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अन्य सदस्य की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्य सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो 315 में बताया गया है लोक सेवा आयोग, और 316 में बताया गया है उसकी नियुक्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। पुनर्नियुक्त कौन होगा? तो जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो नहीं बन सकता है, जो सदस्य बन गया है वो अध्यक्ष बन सकता है, और जो राज्य का अध्यक्ष है वो सेंट्रल लेवल पे अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। पद से हटाए जाने का प्रावधान बता दिया कि राज्य वाले कौन हटाता है? राष्ट्रपति। और लोक सेवा आयोग की जो यूपीएससी है उसको भी राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। दो आधार होते हैं, शारीरिक असमर्थता और कदाचार, ये दो आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने 14 मई को शपथ दिलाई थी। तो उनका नाम था बी आर गवई, वर्तमान में कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। तो 53वें अभी कौन बन चुके हैं, जस्टिस सूर्यकांत, याद रखिएगा 53वें, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद रखना। 52वें अगर क्रम से पूछ दिया तो 52वें है आपके बी आर गवई, और 53वें जो शपथ ले चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ये दूसरे दलित हैं। ठीक है, ये देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछ तो ये दूसरे दलित हैं। इससे पहले के जी बालाकृष्णा 2007 में जो पहले दलित बने थे। तो जस्टिस बी आर गवई के बारे में ये पूछ सकता है। तो ऐसा पहुंचने वाले दूसरे दलित हैं, पहले दलित कौन थे, के जी बालाकृष्णा। ठीक है, देश के चीफ जस्टिस देख सकते हो, 52 में बी आर गवई है, 51 में था संजीव खन्ना, और 53वें कौन होंगे, चंद्रचूड़ नहीं, जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में है। ठीक है, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल जे केनिया, कभी कभार पूछ देते हैं। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे केनिया। ठीक है, 53 में कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। 52 में कौन थे, बी आर गवई। 51 में कौन थे, संजीव खन्ना। आजकल क्रम पूछने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष 2025 में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस सूर्यकांत, जिन्हें हाल ही में अभी क्या बनाया गया है, 53वें क्रम का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, 53 क्रम का। ठीक है, याद रखिएगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रमुख कौन है, वायुसेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, आप सभी लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पिछाड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टस से। तो जापान ऐसा करने वाला, जापान को पछाड़ करके भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 2 से 3 सालों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जिसका लक्ष्य है भारत सरकार का 2027 तक, ऐसा लक्ष्य है। तो ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे अग्रसर होगा। ठीक है, देखते हैं कब होगा ये। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा, जो जापान को इतना थोड़ा आगे कर देगा। अभी भारत वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऐसा हम लोग कर चुके हैं, जापान को पीछे कर चुके हैं, आज हम लोग चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे ऊपर क्या है, अमेरिका, चीन, जर्मनी, फिर इंडिया। ठीक है, 2024 में हम लोग 3.9 ट्रिलियन डॉलर थे, अभी कितना हो चुके हैं 4.186। जापान का है 4.1 और हमारा क्या है 4.18, कुछ थोड़ा सा बस आ गए हम लोग, है ना। हमारा ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हाल ही में कल ही परसों रिपोर्ट भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस से है। इनमें से किस एथलीट को मई गई लिखा हुआ है, मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। तो ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में इनका बचपन से सपना था जाने का। ठीक है, तो आर्मी में इनको क्या दिया गया है, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। इससे पहले धोनी को मिला था एक बार। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा को 13 मई को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। नीरज इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ठीक, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गेम्स की वजह से। भारत ने पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस अभियान का नाम क्या था, तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, 6 और 7 मई को हुआ था, रात के 1 बजे लगभग पाकिस्तान के पीओके यानी कि पॉक अधिकृत कश्मीर में हुआ था। 9 आतंकी हमलों पर ठिकाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकी यहाँ पे मारे गए। इसमें लश्कर तैयबा का मेन कमांडर कौन मारा गया, हाँ पता है, हाफिज अब्दुल मलिक। ठीक है, लश्कर तैयबा LAT, और मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा का एयर स्ट्राइक में मारा गया। यहाँ पे मलिक मुरीद की एक जगह है पाकिस्तान में। ठीक है, और मरकज तैयबा उस जगह का नाम है जहाँ पे एयर स्ट्राइक में वो मारा गया। कौन, हाफिज अब्दुल मलिक, जो कि मेन कमांडर था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जवाबी कार्रवाई किया 6-7 मई के 15 दिन बाद। ये नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला लिया गया था, इसलिए नाम रखा गया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा कवच, कवच है, कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया? S-400 सबसे घातक अभी हथियार बन चुका है, जिसको हाल ही में हम लोग चिकन ने, कहाँ पे है चिकन ने? हाँ, यानी कि हमारे पश्चिम बंगाल, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जो बंगाल है, अभी हाल ही में क्या कर रहा था, थोड़ा हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तो हम लोग S-400 वहां पे तैनात कर दिए। S-400 ऑटोमेटेड है, ठीक है। ये कहाँ से हम लोग लिए हैं? रूस से, ठीक है। ये दूर स्थित ड्रोन या कोई भी हो, टैंक को भी मार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी कि 7 मई और 8 मई को भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, कराची, रावलपिंडी में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। उनका क्या था? HQ-9 सिस्टम था। हमारा S-400 किसको मार दिया? उनके मार दिया। कितने सारे हमला कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? S-400 से ऑटोमेटेड, इसमें रडार लगा हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए भारत ने इजराइल से हार्पी ड्रोन भी खरीदा था। तो देखना, याद रखना, हार्पी ड्रोन हम लोग कहाँ से खरीदे हैं? इजराइल से। S-400 कहाँ से खरीदे हैं? रूस से, ठीक है। S-400 क्या होता है? दुनिया का सबसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये डिफेंस से क्वेश्चन बन सकता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना PSC में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आजकल टेक्नोलॉजी में क्या आता है? करंट अफेयर्स आता है। तो S-400 सिस्टम क्या होता है? दुनिया का सबसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, या एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि हवा के जरिए अटैक को रोकता है, ठीक है। इसको लगता है कि हमारे एरिया के अंदर कोई आ रहा है, तो उसको क्या करता है? वो अपने आप क्या करता है? वो अटैक कर देता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट कुछ भी हो, उसको हवा में ही मार सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में हमारा हमला ही नहीं कर पाया, हम लोग कितने सारे उसको क्या करिए? हवा में ही उड़ा दिए, खत्म कर दिए, सीमा के आने से पहले ही 200 किलोमीटर दूर ही उसको मार दिए, ठीक है। तो 400 किलोमीटर बहुत लंबा रेंज होता है, 400 किलोमीटर तक को रोक सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन, अभी अपन पढ़ चुके हैं, कहां से लिए? इजराइल से, ठीक है। हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी 7 राज्यों में 7 से 9 अप्रैल तक नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने का कहा। इससे पहले इस तरह की देशव्यापी ड्रिल कब हुई थी? तो इससे पहले ड्रिल हुई थी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। मॉक ड्रिल क्या होता है? अभी याद रखना, छत्तीसगढ़ में भिलाई शहर में हुआ था, ठीक है। भिलाई शहर में चुना गया था मॉक ड्रिल के लिए। मतलब अगर भविष्य में अगर बम गिरता है, तो आपको उसके लिए सचेत रहना, ट्रेनिंग है एक तरीके की, ठीक है, मॉक ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार जल विद्युत परियोजना, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, 3 परियोजना है, ठीक है, बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया। तो ऐसा कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर है 3 परियोजना, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ठीक है। रावी नदी पर 3 डैम है, व्यास नदी पर पोंग बांध है, ठीक है। झेलम नदी पर है आपका दुलहस्ती, नहीं नहीं, झेलम नदी पर किशन गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट, तुलबुल उरी किशन गंगा, ठीक है, देख लीजिएगा, सब ज्योग्राफी से रिलेटेड कर लेना, क्योंकि देखो अब ये क्या हो गया? स्टैटिक जीके बन गया, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन हाईलाइट रहते हैं ना, तो आपको जीके में जोड़ना है, यही चीज याद रखना, करंट में जो चीज होती है उसको जीके में जोड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जहां रात में भी वायुसेना के विमान की लैंडिंग की सुविधा है, और इसका परीक्षण मई 2025 में हुआ था। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है? तो गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे रात में भी वायुसेना विमान क्या हो सकती है? लैंड कर सकती है, ठीक है। अभी बिलासपुर में भी वायुसेना, मतलब सॉरी, वायुसेना नहीं, मतलब एयर को लैंड करने के लिए बजट आया है कि रात में भी यहाँ विमान शुरू हो, ठीक है, बिलासपुर एयरपोर्ट में। नेक्स्ट, हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे के बाद ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जहाँ पे नाइट में लैंडिंग हो सकती है, ठीक है। अगर सिर्फ दिन में लैंडिंग सुविधा की बात होती तो यह एक ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे होता, दिन में अगर वैसा होता तो। इससे पहले दिन में एयरफोर्स विमान की लैंडिंग सुविधा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में है, तो गंगा एक्सप्रेसवे तीसरा है दिन में, और रात में होने वाला तो फर्स्ट बन गया है। सिपरी की रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के अनुसार 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा? सिपरी एक संस्था है जो कि ये बताती है कि कौन सा देश कितना मिलिट्री पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करने वाले कौन से देश बन गए हैं? पांचवें। पहले हम लोग चौथे थे, इस बार हम लोग पांचवें हो गए। 2024 में भारत की मिलिट्री खर्च 86.1 बिलियन डॉलर है, लगभग 7.19 लाख करोड़, ठीक है। तो पहले हम लोग मिलिट्री पर खर्च करने में चौथे नंबर पे थे, अभी हम लोग पांचवें नंबर पे हैं, ठीक है। सिपरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जो जारी हुई है, 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन है? तो सबसे ज्यादा वही अमेरिका रहता है, ठीक है, अमेरिका अमेरिका रहता है। सैन्य अभ्यास से अगला क्वेश्चन है,
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट? नोमैडिक एलिफेंट होता है हमेशा मंगोलिया के बीच, ठीक है। उलन बटोर मंगोलिया के उलन बटोर एक शहर है, वहां पे आयोजित हुआ था, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? मंगोलिया के उलन बटोर में। और यहाँ से रखना कि नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? देखो तीस्ता, तीस्ता आहार हुआ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तीस्ता कहाँ बहती है? सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम से जो चिकन नेकोल एरिया वहां पर पश्चिम बंगाल का भी एरिया आता है, ठीक है। तो उसी जगह पर आयोजन होता है तीस्ता प्रहार युद्ध अभ्यास में, सामरिक युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है, जहां पे सेना, भारतीय सेना द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से, और खेल इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। वर्ल्ड पैराथलेट्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो F42 कैटेगरी में किस भारतीय ने 61 मीटर थ्रो फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखना इसका नाम है महेंद्र गुर्जर। ये पैरा वाला है, पैरा मतलब जो पैरालाइज्ड होते हैं उनके लिए होता है। तो पैरा वाले में कौन है? महेंद्र गुर्जर, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? महेंद्र गुर्जर, ठीक है। 61 मीटर, लगभग 180 190 फीट, ठीक है। 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होता है। वो भी क्या कैसा हो गया? पैरालाइज हो गए। महेंद्र गुर्जर 2022 में बने रॉबर्ट फ्लोरिन एडलेसन यानी ब्राजील के 59 मीटर का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ब्राजील का कोई व्यक्ति था रॉबर्ट फ्लोरियानी एडलिसन, जिसका रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। नाम है महेंद्र गुर्जर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ कहाँ था? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक में F64 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड भारत के सुमित अंतिल का नाम है, जिसको याद रखना, पहले इसको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, सुमित अंतिल, ठीक है। महेंद्र गुर्जर अभी हैं जिनका रिकॉर्ड किसे तोड़ा है? ब्राजील के, ठीक है। ब्राजील को फ्लोरियानी एडेलिसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल से। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो रोहित शर्मा, ठीक है। हिटमैन के नाम से विख्यात है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 30 मई को गुजरात टाइटंस यानी कि आईपीएल में एलिमिनेटर मैच में 300वां आईपीएल छक्का लगाया, ठीक है। अब तक सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले हैं क्रिस गेल, क्रिस गेल का क्रिस गेल है 357 छक्का लगाया है। रोहित शर्मा 300 प्लस, विराट कोहली उससे नीचे हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, बस टॉप 2 याद रखना कम से कम, क्रिस गेल और रोहित शर्मा, ठीक है। क्रिस गेल से आगे, रोहित शर्मा से आगे क्रिस गेल। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? ठीक है, तो ये होगा अहमदाबाद में। वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। मूल रूप से टूर्नामेंट गांधीनगर में होना था, लेकिन बेहतर सुविधाओं के कारण इसे अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब मेंस में क्वेश्चन आता है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में बताओ 2 नंबर में। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। स्थापना 1935 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। 2 नंबर में आएगा इतना लिख देना, ठीक है, चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ। सैफ होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। सैफ या साफ लिखता है ना, कभी कभी देखना, SAAF, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और सैफ कप में मोस्टली हमेशा लगभग भारत ही जीतता है, ठीक है, हर साल। तो सैफ मतलब होता है साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, ऐसा कुछ करके नाम है, ठीक है। देख लेना। अंडर 19 प्रतियोगिता हुई है, ठीक है। इसका खिताब किस देश ने जीता है? तो हमेशा बताया हूँ मोस्टली क्या जीतता है? भारत ही जीतता है, ठीक है। भारत ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में बांग्लादेश को हराया था पेनाल्टी से 4-3 से। भारत के दूसरा अंडर 19 खिताब है, पहला खिताब हराया था 2023 में पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। तो याद रखना फाइनल मैच, सॉरी, ये जो हमेशा कौन जीतता है? लगभग भारत ही जीतता है। गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम यूपी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। सैफ का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, हाँ वही है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF है, SFF नहीं, मैं गलत लिख दिया था, SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। पूछ सकता है कि अगर SAFF का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये दक्षिण एशिया में युवाओं को फुटबॉल में बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इसमें कौन कौन होते हैं? जो सार्क के सदस्य हैं, सार्क जो समूह है, सदस्य जो है वही इसके सदस्य होते हैं। भारत के जितने भी प्रायद्वीप के हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इन्हीं लोग शामिल होते हैं इसमें।
फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन 2000 मई में हटा दिया है? तो कांगो गणराज्य पे लगा था। फीफा फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा क्या है? एसोसिएशन है, ठीक है, नियंत्रण संस्था। कांगो गणराज्य है जिसको प्रतिबंध लगा था, उसको हटा दिया गया। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 86वें ग्रैंड मास्टर हैं एल आर श्रीहरि। तो ये लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो होंगे उनको आप देख लेना, ठीक है। हम लोग दिसंबर का जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये तमिलनाडु से रहने वाले हैं। तो याद रखना कि 56 क्रम 86 क्रम के कौन है? एल आर श्रीहरि। श्रीहरि 86 क्रम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है शुरुआत? बिलासपुर से खेलो इंडिया जनजातीय गेम, ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया के एक नया गेम्स आया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहले इसको नाम जाता था स्कूल गेम्स नाम जाता था, ठीक है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जिसको आजकल हम यूथ गेम बोलते हैं। फिर खेलो इंडिया होता है यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया शीत गेम्स होता है, ठीक है। अभी नया आया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जिसका औपचारिक रूप से उद्घाटन का हुआ है बिलासपुर में, ठीक है, भातरे स्टेडियम में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त कौन किया है? महाराष्ट्र। लगभग हमेशा महाराष्ट्र और हरियाणा ही आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन खेल युद्ध या यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण था, ठीक है, ठीक है। मतलब 7 साल पहले शुरू हुआ होगा, ठीक है। ये 15 मई को समापन हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार के राजगीर में, ठीक है। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे था 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज के साथ। आपको महाराष्ट्र भी याद रखना है, महाराष्ट्र हरियाणा ये टॉप दो ही ऊपर नीचे होते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सरकार जो होती है खेल पे ज्यादा व्यय करती है। महाराष्ट्र हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब हुआ था? 4 मई से 15 मई के बीच आयोजन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। 5,000 से ज्यादा लोग इन्होंने भाग लिया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम क्यों शुरुआत किया गया? तो युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने के लिए, खास करके ओलंपिक में भारत ज्यादा लोग जाएं करके खेलो इंडिया एक नया पहल लॉन्च किया गया सरकार द्वारा, ठीक है, जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग खेल होता है। जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जिसको नाम यूथ गेम दिया गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी नया लॉन्च हुआ है जिसमें ट्राइबल जनजाति के लोग क्या होंगे उससे पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी, ठीक है। पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस मुख्यालय नई दिल्ली में। तो मोस्टली सब चीज का मुख्यालय नई दिल्ली में और कलकत्ता में। गेम का दो ही जगह मुख्यालय होगा, या तो कलकत्ता में या तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक की मुख्यालय अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, ठीक है। इसलिए 18 7 25 7 साल 7वां संस्करण है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य ने की है? बताया बिहार, बिहार के राजगीर में हुआ था, ठीक है। बिहार में पटना, नालंदा, नालंदा में राजगीर में हुआ था, ठीक है। भागलपुर, बेगूसराय। तो आपने याद रखना बिहार, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के सन। आयोजन कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? शुभंकर था गज सिंह, ठीक है, हाथी, ठीक है। शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप, शंघाई कहाँ है? चाइना में, ठीक है। तो शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड मेडल समेत कितने पदक जीते? तो जीते हैं 7, ठीक है। 2 गोल्ड है टोटल, सिल्वर ब्रॉन्ज मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। तो पहले बात रखना कि तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ था? ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संघाई में। कितने गोल्ड जीते हम लोग? 2 गोल्ड इंपॉर्टेंट होता है, टोटल 7 जीते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बन डेल यानी कि यूएसए के एक जगह अर्बन डेल में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज फर्स्ट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत जीते हैं आपका 4, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से। विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो ये संन्यास लिया उन्होंने टेस्ट से, ठीक है। विराट का टेस्ट करियर 2011 में उन्होंने डेब्यू किया था। 123 मैच खेल चुके हैं, 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत उनका है 46.85। ये सब आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। 30 सेंचुरी मारे हैं, 31 हाफ सेंचुरी है, बेस्ट स्कोर उनका 247 है, 7 दोहरे शतक मारे हैं। 17 और 18 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि किससे संन्यास लिया है? तो उन्होंने लिया है टेस्ट से,
ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट जो होता है 50 ओवर का होता है। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट से ली है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं आपके वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ये राजस्थान रॉयल्स के थे। ठीक है, ये उनका एज बहुत कम है, लगभग 19 साल है। तो वैभव सूर्यवंशी तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स से थे। अवार्ड में देखते हैं, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सभी 7 महाद्वीप की चोटियों पर चढ़ने वाले दूसरे क्रम के भारतीय पर्वतारोही कौन बन चुके हैं? तो ये पर्वतारोही बन चुके हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, विश्वनाथन कार्तिकेय ये 7 महाद्वीप की चोटियों पर चढ़ने वाले दूसरे क्रम के भारतीय पर्वतारोही बन चुके हैं। ठीक है, ये 11 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड के माउंट रुद्रगौरा से अपनी यात्रा, मतलब 11 साल से ही अपना चढ़ाई शुरू कर चुके थे विश्वनाथन कार्तिकेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो कौमी रीता शेरपा, याद रखना, कौमी रीता शेरपा, ये शेरपा एक उपाधि जाती है। ठीक है, कौमी रीता कोई महिला नहीं है, पहली बात तो, एक पुरुष है। ठीक है ना, और नेपाल से है। तो सबसे ज्यादा 31 यानी कि 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया किसने? कौमी रीता शेरपा ने। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाली पर्वतारोही और गाइड कौमी रीता शेरपा 31 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है 31 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ना, लोग एक बार नहीं चढ़ पाते। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एमा जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? देखो, जितने भी अवार्ड होते हैं उसमें से अगर इंडिया कोई जीतता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अवार्ड तो बहुत सारे होते हैं, पर इंडिया ने जीता है, तो इसमें कौन है? राजा कुमारी। ठीक है, भारतीय मूल की गायिका है और गीतकार है, रैपर रैपर है राजा कुमारी। 27 मई 2025 को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है, वही है जो बेसुरा आवाज में गाती थी। ठीक है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, गुलजार जिनके नाम से कविताएं आप पढ़ते होंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया गया सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। अच्छा ये बताओ, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हुआ। तो याद रखना, क्रम पूछ देता एग्जाम में। ठीक है, 58 क्रम का किसको मिला है? गुलजार जी और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, जो जन्म से अंधे हैं, है ना, जगत गुरु को सुन देखे होंगे, राम भद्राचार्य और गुलजार। इसका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, पूरा नाम अगर पूछेगा, अगर एग्जाम में गुलजार उनका निकनेम है, उनको सब उपाधि टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, इनका नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, और 58वें क्रम का मिला है इन दोनों को। 59 क्रम कैसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल। इनकी कुछ रचनाएं का नाम याद है क्या? वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है, इसकी रचनाएं आपको रटना है। विनोद कुमार शुक्ल की जितनी रचनाएं सबको रटना है। लगभग जय हिंद, वो आदमी चला गया, दीवार में खिड़खिड़ाती थी। ठीक है, तब और अब होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, बहुत सारी है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। सॉरी, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट रचना के लिए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है? भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। तो 22 भाषाओं में से किसी एक में लिखता है तो इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। कितना रुपया देता है? 11 लाख रुपया। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर अवार्ड मिलता है? तो याद रखना, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। पहली बात याद रखना, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। और ये किसे मिला सबसे ज्यादा 4 पुलित्जर अवार्ड? ये मिला है अपने को न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। और कौन से संस्थान के लिए? 2025 के लिए, ये भी याद रखना। पुलित्जर अवार्ड मिला है, पहले बात तो पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता में किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम को। ठीक है, 2025 के लिए। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित ऑफिशियल डाला ऑर्डरे देस आर्ट्स एंड देस लेट्स
ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर ऑफ लेटर्स, ये इसका नाम है फ्रांसीसी भाषा में। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड दिया है। तो ये मिला है पायल कपाड़िया को, इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय फिल्म निर्माता है, ठीक है। उनको ये फ्रांसीसी सरकार ने अवार्ड दिया है, ठीक है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? पायल कपाड़िया को, है ना, इंपॉर्टेंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको मिला है कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। ये उद्योगपति हैं, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। भारत में आर्थिक प्रगति उनके योगदान के लिए दिया गया है, याद रखना। ये क्या है? बिरला समूह के, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स सूचकांक से। भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं 1.8 है, अभी कितना हो गया है? 2 हो गया है। भारत कुल प्रजनन कितना हो गया है? 2 हो गया है, ठीक है। छठे कितना है? 1.8 है ना, हम लोग पढ़े हैं, आया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो भारत की कुल प्रजनन कितनी है? 2.0, मतलब कि एक व्यक्ति कितना बच्चा पैदा कर रहा है? 2, ठीक है। मतलब 2, मतलब हमारा जो आदर्श स्थिति क्या है हमारी भारत की? हम 2, हमारे 2। तो हम लोग उस लक्ष्य पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है ना। तो 2021 में 2.0 पर स्थिर बनी हुई थी, जो 2020 के समान ही है। यह सर्वेक्षण सभी राज्यों की 8.842 सैंपल यूनिट में जारी किया गया है। 84 लाख सैंपल लिया गया था, ठीक है, इसके लिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है। बिहार में सबसे अधिक टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। टीएफआर मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी, मतलब एक आदमी कितना बच्चा पैदा कर रहा है। तो बिहार में एक आदमी 3 बच्चा पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा है बिहार में, ठीक है। जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 1.4, 1.5 बच्चा पैदा कर रहे हैं। 1.5 तो होगा नहीं, तो एक एवरेज निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पैदा कर रहे हैं? दिल्ली और पश्चिम बंगाल वाले। महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु 1990 में 19 वर्ष थी, मतलब 1990 में अगर आप लोग होते तो 19 साल में शादी हो जाता। पर आज अब कितना हो गया? 2021 में बढ़ के 22.5, लगभग 23 साल हो गया है। तो एवरेज 23 साल में शादी हो रहा है, तो थोड़ा पढ़ लिख लिए। नहीं तो पहले क्या होता था? 18-19 साल में शादी कर दो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंपॉर्टेंट होता है ये इंडेक्स, में पहले रैंक पर कौन सा देश है? तो प्रेस इंडेक्स तो हमेशा नॉर्वे, नॉर्वे देश जो होता है हमेशा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले रैंक होता है। तो नॉर्वे का प्रेस सबसे बेस्ट खबर देता है, ठीक है। न्यूज देखना हो तो नॉर्वे का देखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग नीचे से टॉप में है, 151वें नंबर पर, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है रिवर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग बोला जाता है इसको, ग्लोबल मीडिया, पूरे विश्व के मीडिया को देखने के लिए एक संस्था है, इसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसे ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग माना जाता है। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो किस देश में कैसा न्यूज दिखाया जा रहा है उसको बोला जाता है। तो भारत की मीडिया को क्या दिया है इन्होंने? गोदी नाम दिया है, ठीक है। 151 रैंक पे हम लोग, नीचे टॉप करते हैं हम लोग। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसे यूएन के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सलाहकार के रूप में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मानव युक्त मिशन समुद्रयान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव युक्त मिशन समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन सबमर्सिबल व्हीकल का नाम बताइए, जिसे 2025 में परीक्षण और 2026 में रिसर्च के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है मत्स्य 6000, 6000, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है लॉन्च, ठीक है। ये तो हम लोग पुराना पढ़ रहे हैं ना, मई महीने का, तो ये लॉन्च हो चुका है। भारत का अपना पहला मानव युक्त गहरा समुद्री मिशन, जो समुद्र के 6000 फीट नीचे गहराई में जाएगा और अध्ययन करेगा वहां की चट्टानों का, वहां जीव जंतु का रहने का, ठीक है। ये डीप ओशन मिशन है, डीओएम, समुद्र की घोषणा की गई है, इसके मत्स्य 6000 नाम दिया गया है, ठीक है। नाम पूछ सकता है। ये मिशन जो है समुद्रयान भारत के नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी, यानी कि हमारे समुद्र का कलर कैसा होता है? नीला। तो हमारे समुद्र के अंदर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से जीव हैं और क्या मिनरल्स है, इनकी खोज के लिए क्या लॉन्च किया जा रहा है? मत्स्य 6000, ठीक है। इसको क्या बोला गया है नाम? ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए एक बड़ा कदम है, ठीक है। मत्स्य 6000 क्या है? चौथी पीढ़ी के मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी इंडियन टेक्नोलॉजी पर विकसित किया गया है।
एक बार में 3 लोग जा सकते हैं, 3 वैज्ञानिक या यात्रियों को ले जाने में सक्षम है ये। इसका संचालन समय 12 घंटा है, आपातकालीन समय 96 घंटे तक हो सकता है। 6000 मीटर, सॉरी 6000 फीट बोल दिया था, सॉरी 6000 मीटर यानी कि क्षत्रिय 18,000 फीट तक जा सकता है ये, है ना? समुद्रयान मिशन के बारे में देखते हैं। गहरे समुद्र में खनिज और पॉलिमेट्रिक न्यूडल्स जैसे संसाधन, जो हमारे खनिज मिनरल्स हैं समुद्र के अंदर, उस पर खोज करेगा। ठीक है, ये पेट्रोलियम हो सकता है, कोयला हो सकता है, कुछ भी चट्टान के अंदर क्या हो सकता है उसकी खोज करेगा। भविष्य में डीसी टूरिज्म यानी कि गहरे समुद्र पर्यटन को भविष्य में क्या हो सकता है, आप समुद्र के गहरे समुद्र में जाकर के टूरिज्म में घूमने जा सकते हो। पहले हम लोग हवा में जाते थे, ठीक है, ठीक है, अंतरिक्ष जाते थे, अब समुद्र के अंदर जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, किसी को ये सबसे पहले कौन जाएगा? एलन मस्क जा ही आएगा, वही सब जगह घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना से। केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को लॉन्च किया है, यानी मंजूरी दी है? तो ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे नंबर 6 कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है। और ये कौन सा राज्य है? तो शिलोंग और क्या नाम दिया गया है? सिलचर। तो सिलचर पोरबंदर कहाँ पे है? असम में। और शिलोंग है मेघालय। तो मेघालय और असम नाम से स्पष्ट है, सिलचर और शिलोंग दिया हुआ है, तो सिलचर है असम में और शिलोंग है आपका मेघालय में, तो मेघालय और असम, है ना? फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि इसको नाम क्या दिया है? ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य कौन बन गया है? तो नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ठीक है, तो ब्रिक्स देश का एक बैंक है जिसमें ब्रिक्स देश अपने पैसे को क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, इमरजेंसी पड़ने पर दूसरे को कर्जा भी देते हैं और खुद लेते भी हैं। तो इसका ब्रिक्स देश में ब्राजील है, रूस है। ब्रिक्स में 5 देश शुरुआत किए थे। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2015 में स्थापना किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य है ब्रिक्स और अन्य ईएमएडीसी बुनियादी ढांचों को सतत विकास को पहुंचाना, संसाधन जुटाना, यानी पैसे देना। ठीक है, कुल मिलाकर कर्जा देता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डिल्मा रोजेफ, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोजेफ, मुख्यालय है संघाई चाइना में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिक्स बैंक। इसके कुल 10 मेंबर हैं। वर्तमान में कौन नया बना है? अल्जीरिया, याद रखना अल्जीरिया। टोटल 5 पहले से थे, नए कौन कौन से हैं? नए हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, मिस्र और अल्जीरिया। ये 5 नए हैं। ठीक है, सब मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र और अल्जीरिया। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय शंघाई चाइना में है। ठीक है, बाकी ये जो दिया हुआ है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। मुख्यालय शंघाई चाइना में है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस सरकार ने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है यूपी ने। ठीक है, जंगल सफारी ट्रेन जंगल के बीच से जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल समय से पहले खत्म करके वापस बुला लिया? तो ऐसा था संयुक्त राष्ट्र, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक डायरेक्टर के पद पे थे केवी सुब्रमण्यम। उनका कार्यकाल से पहले ही भारत सरकार ने क्या किया? उनको बुला लिया। आईएमएफ, ये बड़ा मुद्दा है थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन वाला है। आईएमएफ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश से, है ना। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं आपके निकोसूर डैम। तो रोमानिया डैम याद कर लो। ठीक है, रोमानिया में नया राष्ट्रपति कौन बना? डैम। सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो कामिल अल तैयब इदरिस। तो इदरिस याद कर लो। ठीक है, रोमानिया में डैम, सूडान में इदरिस। इधर है बनीस, इधर है बनीस ना सूडानिया में। ठीक है, यमन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? यमन के बने हैं ब्रिक, यमन में ब्रिक सालिम, सलीम, सलीम अच्छा नाम है, यमन में सलीम, सलीम सालेह बिन क्रिक ब्रिक। तो सलीम याद करो, यमन में नए प्रधानमंत्री कौन है? सलीम। कभी कभार पूछ देता है, रेयर केस में, अगर मूड खराब होगा उसका पूछने का तो। ठीक है, आए बाएं क्वेश्चन बना देते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। जिनकी पार्टी ने मई 2025 में चुनाव जीत लिया, उन्होंने दूसरी बार यह पद संभाला, और ये ऐसे करने वाले हैं लॉरेंस वोंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है आपको, लॉरेंस वोंग। ठीक है, सिंगापुर में कौन है? लॉरेंस वोंग। एंथनी अल्बनीज दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, सिंगापुर क्या रखना, लॉरेंस वोंग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है त्रिनाद और टोबैगो। ठीक है, तो कमला प्रसाद क्या कहते हैं? कमला बादाम मसाला जानते हो ना,
और टोबैको मतलब क्या होता है? तम्बाकू। तो कमला तम्बाकू ऐसा रहेगा। त्रिनाद और टोबैगो की कौन बनी है? इस देश का नाम है त्रिनाद और टोबैगो, और इसकी कौन बनी है? कमला प्रसाद, भारतीय मूल की है। तो कमला पसंद से याद रखना, कमला पसंद क्या खाते हैं हम लोग? तम्बाकू मिला खाते हैं। तो टोबैको और कमला, ठीक याद रहेगा। ठीक। कैरिबियाई सागर में 73 वर्षीय कमला प्रसाद, ठीक है। त्रिनाद और टोबैको के इतिहास में 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली एकमात्र महिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कमला पसंद याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से। किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया? तो ये ऐसा करने वाला है थेप्पाकाडु। थेप्पाकाडु, महावत का मतलब होता है हाथी को प्रशिक्षित करने वाला गांव। तमिलनाडु में क्या होता है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक साइड हाथी की संख्या ज्यादा है, क्योंकि शांत घाटी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहीं पर हाथी की संख्या ज्यादा है। महावत मतलब है हाथी को प्रशिक्षित करने, संभालने और चलाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं महावत। तो भारत का पहला महावत गांव किसे नियुक्त किया गया है? थेप्पाकाडु, ठीक है। क्योंकि हाथी सबसे ज्यादा क्या करता है? नुकसान हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज की है? तो ऐसे खोजा है मेघालय में, ठीक है। अनोखी गुफा मछली प्रजाति खोज की, अनोखी गुफा मछली प्रजाति। मई 2025 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और शिलोंग के लेडी किन कॉलेज के साइंटिस्ट ने मेघालय की एक गुफा में मछली की नई प्रजाति खोजी है। इसकी पूंछ पर मोटी काली लाइन होने कारण इसे डेंसिक्लावा नाम दिया गया है, ठीक है, मेघालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया और कई देशों के लोग ग्लेशियोलॉजिस्ट ने मई 2025 में श्रद्धांजलि दे दी? तो ऐसा हुआ है नेपाल में। नेपाल में एक याला ग्लेशियर था जो अब खत्म हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस पे। दिवस पे अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय लेबर डे कब मनाता है? सब जानते हैं 1 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, याद रखना, भारत 151 रैंक पे है, ठीक है। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। प्रौद्योगिकी दिवस ये इंपॉर्टेंट है 11 मई को, ठीक है। थीम कभी कभार पूछ देता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मृत्यु दिवस, मातृ दिवस, मम्मी डे, ठीक है, मई का दूसरा रविवार को हमेशा क्या मानते हैं? मातृ दिवस। नर्स दिवस 12 मई को, परिवार दिवस 15 मई को, दूरसंचार 17 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, चाय दिवस 21 मई को, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका थीम पढ़ लो, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैव विविधता 22 मई को। कछुआ दिवस 23 मई को, ठीक है। ओलिवर रिडले कछुआ कहाँ मिलता है? ये ओलिवर रिडले कछुआ रेयर प्रजाति है, उड़ीसा। हाँ, उधर ही बंदर मतलब हमारे ईस्ट वाले जितने भी है ना, उधर ही मिलता है ओलिवर रिडले। उसके लिए उड़ीसा सरकार चला रहा है सब परियोजना। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। पत्रकारिता दिवस 30 मई इंपॉर्टेंट है। और तम्बाकू नहीं खाना है 31 मई को, तम्बाकू निषेध दिवस, ठीक है। इसी के साथ ये मई महीने करंट अफेयर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जून महीने करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।